हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की क्या है हेडलाइन। 2 जनवरी 1954 से शुरू हुए थे भारत रत्न पुरस्कार। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमण को मिला था साल 1954 में पुरस्कार। अब तक 48 लोगों को मिला है यह अवार्ड। लूला डिसिल्वा बने ब्राजील के राष्ट्रपति। तीसरी बार आए सत्ता में वामपंथी विचारधारा से है संबंध। और नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने माना सही। संवैधानिक पीठ ने सुनाया फैसला। जस्टिस V नागरत्ना ने जताई असहमति। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप लोगों का नया साल का दिन, पहला दिन, 1 जनवरी काफ़ी अच्छी रही होगी, काफ़ी जश्न मनाया होगा आपने। आप सबसे गुजारिश है कि अब जल्दी से पढ़ाई पर लौट आइए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। आइए खबरें शुरू करें। 2 जनवरी 1954 के दिन भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साल 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया था। इनमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमण शामिल थे। भारत रत्न के लिए लिंग, नस्ल, व्यवसाय और स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यह मानवीय प्रयासों के किसी भी क्षेत्र में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। इसके लिए औपचारिक सिफारिशों की जरूरत नहीं होती। एक साल में 3 से ज्यादा व्यक्तियों को पुरस्कार नहीं दिया जाता। पुरस्कार में मौद्रिक तौर पर राशि नहीं दी जाती। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के मुताबिक इन पुरस्कारों को पाने वाले व्यक्ति इसे अपने नाम में प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि इसे पाने वाले व्यक्ति बायोडेटा या विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति या राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इन पुरस्कारों को संवैधानिक तौर पर उचित बताया था। भारत रत्न से गैर भारतीय व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जा सकता है। गैर भारतीयों में नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अभी तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जा चुका है। इनमें 5 महिलाएं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हैं। उनके बाद मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता दीनानाथ मंगेशकर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां हैं। साल 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। कूट के माध्यम से बताना था कि कौन से कथन सही नहीं है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प D। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे सुनाए गए सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। दरअसल 2016 में सरकार ने डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण या नोटबंदी का फैसला सुनाया था। इसमें 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली तकरीबन 58 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट के मुताबिक आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों को पलटा नहीं जा सकता है। यह फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया है। 4-1 के बहुमत से आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जस्टिस BV नागरत्ना ने असहमति जाहिर की है। वहीं जस्टिस S अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना और V रामा सुब्रमण्यम ने सहमति जाहिर की। जस्टिस BV नागरत्ना के मुताबिक यह फैसला सुविचारित था, लेकिन इसे लीगल ग्राउंड्स पर गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी मौद्रिक इकाई की वैध स्वीकृति को खत्म कर दिया जाता है। इसमें आधिकारिक मुद्रा में परिवर्तन किया जाता है।
जो करेंसी चलन में होती है उसके स्थान पर नई करेंसी शुरू की जाती है। सरकारें इसका प्रयोग जाली मुद्रा, आतंकवाद की फंडिंग और टैक्स फ्रॉड को रोकने के मकसद से करती हैं। साल 2016 में भारत में तीसरी बार विमुद्रीकरण किया गया था। इससे पहले साल 1946 और 1978 में सरकार ये प्रक्रिया अपना चुकी थी। आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) केंद्र सरकार को बैंक नोट की किसी सीरीज को डिमोनेटाइज करने की शक्ति देती है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है। राज्य वन विभाग 130 हेक्टेयर की जमीन पर सौभरी वन नगर विकसित करेगा। प्रोजेक्ट साइट के एक किनारे पर कोसी ड्रेन और दूसरी तरफ यमुना नदी है। बीच में भगवान श्री कृष्ण की कालिया दमन लीला और सौभरी ऋषि की तपोस्थली है। इस तरह यह क्षेत्र पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सुनरख में आज भी सौभरी ऋषि का आश्रम है। विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण एवं श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में सौभरी ऋषि के विषय में वर्णन भी है। इस प्रोजेक्ट से इको रेस्टोरेशन और स्थानीय पर्यावरण स्थल का विकास होगा। गौरतलब है कि वनों का मानव सभ्यता के विकास में विशेष महत्व है। वन मृदा अपरदन और बाढ़ से जमीन की रक्षा करते हैं। वनों की पत्तियों के गिरने और सड़ने गलने से भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। ज्यादा वर्षा में भी वनों की महती भूमिका होती है। जिन क्षेत्रों में वन अधिक होते हैं वहां वर्षा भी ज्यादा होती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुताबिक देश के 33.33% भाग पर वनों का विस्तार जरूरी है। उत्तर प्रदेश ने भी राज्य की वन नीति में यही टारगेट रखा है। उत्तर प्रदेश के 6.15% भाग पर फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के मकसद से 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। इस योजना में विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालयों और निजी संस्थानों के सहयोग से वृक्षारोपण किया जाता है। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में उन्होंने बोल्सोनारो को हरा दिया है। वे तीसरी बार ब्राजील की सत्ता पर काबिज हुए हैं। लूला डी सिल्वा एक वामपंथी नेता हैं। गौरतलब है कि ब्राजील एक संघीय गणतंत्र है। देश एक राष्ट्रपति, एक नेशनल कांग्रेस और एक न्यायपालिका मिलकर चलाते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया और आधिकारिक भाषा पोर्चुगीज है। भारत और ब्राजील ब्रिक्स, बेसिक, G20, G4, इब्सा और अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ जैसे समूहों में साथ हैं। भारत और ब्राजील 2006 से रणनीतिक सहयोगी हैं। ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, वहीं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के हर देश से सीमा साझा करता है। ब्राजील अपने अमेजन के वनों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल हैं। पहला सवाल, हाल ही में लूला डी सिल्वा कहां के राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील, हंगरी, पुर्तगाल या फिर स्पेन? अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुताबिक देश के 33.33% भाग पर वनों का विस्तार जरूरी है। 2016 में हुआ विमुद्रीकरण भारत में ऐसी पहली घटना थी। कूट के माध्यम से सही कथन बताने हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले साल, मतलब पिछले साल का मतलब यह हुआ कि आज 2 जनवरी है, तो लास्ट बुलेटिन में आपसे मैंने क्या सवाल पूछे थे और क्या सही जवाब है। पहला सवाल, ब्रासिलिया डिक्लेरेशन संबंधित है समुद्री सुरक्षा, मत्स्य, सड़क सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन। सही जवाब है इसका विकल्प सी। फिर मैंने पूछा था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप को वित्तीय समावेशन के मकसद से लॉन्च किया गया था। वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च होने के बाद भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश होगा। कूट के माध्यम से सही कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए सही जवाब होगा विकल्प ए। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और स्टडी IQIS हिंदी चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार, ठीक से पढ़ाई कीजिए। स्टडी IQIS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।